हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। हमने क्लास 12th के चैप्टर 1 की एक वीडियो डाल दी है जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये कहूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। जहाँ पर मैंने एक तो बताया था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में कि रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए आपको क्या करना है ट्रांजिटिव के लिए और सिमेट्रिक के लिए। दूसरा 1/1/2 बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर कंपोजिट फंक्शन। तो हमने जो लास्ट क्लास में बताया था उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के। एग्जाम बिल्कुल पास में है, पीक पॉइंट चल रहा है आपके पास, तो अपना 100% देने की सोचो। आउटपुट क्या होगा वो बाद की बात है, पहले अपने आप को तो सोचो कि तुमने 100% दिया है या नहीं दिया है। आप बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे, इससे अच्छा है आप अभी आपके पास टाइम है, लाइफ टाइम आपकी ये सर्टिफिकेट देखी जाएगी, ये मार्क्स लाइफ टाइम में आपके काम आएंगे। तो आप अपना 100% इन कुछ दिनों दो जिससे आपका रिजल्ट बेस्ट निकले। देखो क्वेश्चन, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन, जितनी भी लाइन है उन सब का सेट दे दिया प्लेन में। आर रिलेशन है, हमें मालूम है। एल डिफाइन कर रखा है कैसे रिलेशन में, L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, कहते हैं L1 जो है परपेंडिकुलर है किसके L2 के, सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब देखो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, क्वेश्चन डायरेक्ट देता है आपको कि सिमेट्रिक शो करो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव शो मत करो। तो अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता ना, और मैंने कहा था ये अच्छे से देख लेना, समझ लेना, ना समझ में आए तो ये लाइन तो अच्छे से रट लो, ये इतना अच्छे से याद होना चाहिए आपको कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। जैसे इसने कहा सिमेट्रिक लिखो, तो सिमेट्रिक का तो एज इट इज लिख दोगे, ये पोर्शन लिख दोगे। और कहता है ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव का नोट वाला लिख दो, ये लिख दो, सिर्फ यहाँ नोट लगाना है, सेम है ऐसा कैसा। रिफ्लेक्सिव का भी ये लिख दो, यहाँ नोट लगाना है। तो करें स्टार्ट। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या बताया था मैंने, जैसे इसमें x लिया आपने, या L1 L2 दे रखा है तो क्या लिखोगे L1 L2 L3। करते हैं, देखो भाई सॉल्यूशन। मैंने कहा कि कोई भी मैंने क्या लिया है L1 लिया है, वो बिलोंग करता है किससे, मेरे से सेट A से। किससे बिलोंग करता है, सेट L से, सॉरी A नहीं भाई, यहाँ पर क्या है सेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन, सेट L से बिलोंग करता है। उसके बाद मैंने कहा दिस इम्प्लाई L1, L1 बिलोंग करना चाहिए मेरे किससे, R से। क्या ये करता है या नहीं करता है, इसने तो कहा नहीं, तो आप खुद देखो L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, L1 इज क्या परपेंडिकुलर होगी, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, यही हुआ ना। देखो यहाँ L1 L2 था तो यहाँ L1 L2, हमारे पास दोनों L1 है तो क्या L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये एक लाइन है L1 और यही अपने आप के कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है, तो ये तो लग गया नोट। उसने भी तो यही कहा है, नाइदर नहीं है, तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। सेकंड हमारे पास क्या चला जाता है, सिमेट्रिक। हम सीरीज वाइज चलेंगे, ये जो कह रहा है वो ठीक है, इसने सिमेट्रिक पहले शो करने को बोला है, हम अपने सीरीज वाइज जैसे हमने बोला रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। सेकंड हमारे पास आ जाता है फॉर सिमेट्रिक क्या करते हैं हम, L1 L2 बिलोंग करता है किससे, R से। जैसी लैंग्वेज है लिख दो, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है भाई, कि कोई भी दो लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो ये L1 ले लिया आपने और ये लाइन है आपने ले ली कौन सी, L2 ले ली, ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है 90 डिग्री। तो हम ये भी तो कह सकते हैं L2 L1 पे परपेंडिकुलर है। दिस इम्प्लाई L2, L1 बिलोंग करता है किसमें, R में, देयरफॉर L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्लियर है कि भाई L2 है वो परपेंडिकुलर है किस पे, L1 पे। इट इज सिमेट्रिक। गॉट इट। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे,
ट्रांजिटिव है या नहीं? फॉर ट्रांजिटिव हमने लिया L1 और L2 बिलोंग करता है किससे? R से। R के अकॉर्डिंग तो R तो ये कहता है, कंडीशन ये है L1 है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे? L2 पे। मतलब L1 परपेंडिकुलर है किस पे? L2 पे। एंड फिर हमने एक और लिया L2 और L1 जो है वो बिलोंग करता है L2 और L3 जो है वो बिलोंग करता है किससे? R से। इसका मतलब क्या है कि L2 जो है वो परपेंडिकुलर है किससे? L3 पे। क्लियर? L2 जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? L3 पे। अब हमें चेक करना है क्या L1 L3 पे परपेंडिकुलर है? उसने तो कहा है नहीं है। तो जिस बच्चे को नहीं आता तो वो तो डायरेक्ट नोट लगा के लिख दो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। बट यहाँ पर हमें समझना है, तो समझना है कैसे कि L1 ये लाइन लो, ये लाइन ले ली L2 कि L1 L2 आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहे। L2 L3 आपस में परपेंडिकुलर है, L2 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है। ये L2 है बेटा, इस पे परपेंडिकुलर डाल दी हमने, L3 डाल दी। अब हमें चेक करना है क्या L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है? क्या L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है? देखो एक बार, L1 ये है, L3 ये है, ये दोनों तो आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे हम? दिस इंप्लाई L1, L3 नॉट बिलोंग टू R, कि वो R में हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि L1 जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है किस पे? L3 पर। देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। गॉट इट? कि ये कैसा रिलेशन है? नॉट ट्रांजिटिव। ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, बट कैसा है? सिमेट्रिक है। उसने शो करने के लिए आपको बोला था। गॉट इट भाई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। मैंने इसमें वही क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, या फिर जिनसे आप कॉन्सेप्ट समझ के कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर सकते हो। कॉन्सेप्ट हमने साथ में पहले ही समझा दिया है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जड़, जड़ बोले इंटीजर, इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो इंक्लूड कर लो, गिवन बाई ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, इसका मतलब मैंने बता दिया है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब हमें ये तीनों करना है। उसने कहा सो, जैसे सो मिल जाए ना, सो मतलब खुद दिखा दो आप कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फिर से मैं कह रही हूँ, जिसको ना समझ में आ रहा है सारा का सारा उतार दो। बट यहाँ पर ए बी है तो ए बी बी ए, और साथ में पीछे ये लाइन लिखते चलो जो लाइन दे रखी, जैसे हमने इसमें लिखी थी ना, जैसे ये लाइन L1 परपेंडिकुलर L2, इसमें लिखी थी हमने पीछे ये लाइन। तो इसमें जो लाइन दे रखी है 2 डिवाइड्स a माइनस बी, वो लिख दो। सभी में सेम फोटोकॉपी कर दो और समझ के करते हैं। तो अब देखो समझ में, सबसे पहले हमें कौन सा चेक करना है? फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं सेट से। हमने ले लिया ए बिलोंग करता है सेट से। सेट बोले तो जड़, जड़ बोले तो इंटीजर। दिस इंप्लाई ए क्या बिलोंग करता है आर से। कंडीशन क्या है? देयरफॉर कंडीशन हमारे पास क्या है कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स a माइनस ए। ये बात तो सही है भाई, a माइनस ए। मैं बोलूँ a माइनस ए तो क्या हो गया? 0, 0 को 2 डिवाइड करता है, हाँ हो गया 0, 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में? डिवाइड कर रहा है तो ये तो सही है, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या कहती है? फॉर सिमेट्री, सिमेट्री चेक करना है। सिमेट्री के लिए हमने क्या करा था? ए बी बिलोंग करना चाहिए किससे? आर से। ध्यान रखना भाई, वहां पहले जेड से लिया, सेट से लिया, यहाँ किससे बिलोंग कर रहा है? आर से। कंडीशन क्या है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। दिस इंप्लाई बी ए बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। बी ए
बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, तो ये भी करेगा। देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी माइनस ए। जब यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ आगे b है, तो क्या लिखोगे, b माइनस ए। अब चेक कर लेते हैं। देखो आपने कहा कि a माइनस बी जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, a माइनस बी जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। मान लो ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 2 है, 4 माइनस 2 2 से डिवाइड हो रहा है। अब आप b माइनस ए करके देखो, क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 माइनस 4 कितना बच गया, माइनस का 2 बच गया। ये भी तो डिवाइड हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो वही हमने लिखा है कि 2 डिवाइड्स करेगा किसको, b माइनस ए को भी। इट इज देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमें चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लेते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो मैं क्या लिख दूं उसको कि 2 जो है वो डिवाइड्स कर रहा है किसको, a माइनस बी को। या फिर मैं ये भी तो कह सकती हूँ दैट इज a माइनस बी जो है वो 2 का मल्टीपल है। a माइनस बी जब करेंगे उसमें 2 का मल्टीपल आएगा, तभी तो 2 से डिवाइड होगा। एंड b कोमा सी जो है वो बिलोंग करता है किससे, r से। b कोमा सी जो है वो बिलोंग करता है किससे, r से। यहां से मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि 2 जो है वो डिवाइड्स करेगा किसको, b माइनस सी को। दैट इज b माइनस सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n। कोई अलग इंटीजर है, m और n क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। m और n जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, इंटीजर में। इतना क्लियर है, गॉट इट। नाउ आप यहाँ से क्या कह सकते हो, अगर इन्हीं चीज को हम ऐड करें, एडिंग 1 and 2, अगर ऐड करूँ a माइनस बी प्लस b माइनस सी, इधर आ गया मेरे पास 2m प्लस 2n, b से b कैंसिल। आप कह सकते हो ना a माइनस सी इक्वल टू, दोनों में 2 कॉमन ले लिया, m प्लस n। तो ये तो आप कह रहे हो a माइनस सी 2 का मल्टीपल है, a माइनस सी 2 का मल्टीपल है। तो क्या लिखूं मैं, a कोमा सी बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर a कोमा सी बिलोंग कर रहा है किसमें, r में। दैट इज 2 डिवाइड्स a माइनस सी, 2 डिवाइड कर रहा है किसको, a माइनस सी को। इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो मैं कह सकते हैं हेंस जो हमारे पास गिवन रिलेशन आर है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया भाई कि कैसा ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा एक और चीज देखो, कई बार ऐसा हो कि भाई हमने तो सीधा वो याद रख रखा है, तो ठीक है, ये यहाँ तक का जो मैंने लिखा ना, ये वाला पोर्शन ये मत लिखो, डायरेक्ट ये कर दो। ये यहाँ से ये वाला पोर्शन मत लिखो और ये मत लिखो, डायरेक्ट ये कर दो। ये लिखो, अच्छा है, बेटर है। आप चेक करने वाले को पता चलता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने जो करा था उनके 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक अच्छे से हो गया भाई, इसको अच्छे से देख लेना। आप इसको बार बार एक बार प्रैक्टिस मार लेना, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस मार लेना कि इसको कहाँ से कैसे क्या लिखा जाता है। 1-2 क्वेश्चन ट्राई करके देखना, इस पे आपको खुद लगेगा कैसा भी क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, हमारे पास फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ, ये जी, एफ ऑफ 2 दे रखा है, 3, 4, 5 जो भी दे रखा है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का है, जी ऑफ एफ निकालना है। लास्ट क्लास में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देख लिया था, अब हम इस पे चेक करते हैं भाई। जी ऑफ एफ निकालना है। जी ऑफ एफ, एफ की डोमेन क्या है, डोमेन तो ये है भाई, एफ की क्या है, ये डोमेन है। एक बार क्वेश्चन देखो भाई दोबारा से, देखो एफ फंक्शन दे रखा है, जी दे रखा है, बाकी हमें फंक्शन के डिफाइन कर रखे हैं। निकालना है जी ऑफ एफ। एफ की डोमेन क्या है, 2, 3, 4, 5, तो रखो एक बार 2 रखो इसमें। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, जी एफ ऑफ 2। कंपोजिशन फंक्शन के लिए लास्ट क्लास को जरूर विजिट करें, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 2 तो 3 है भाई। जी ऑफ 3 क्या है, जी ऑफ 3 तो 7 है। आंसर आ गया क्या, 7। किसका, जी ओ एफ 2 का आंसर क्या आ गया, 7। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी डोमेन 3, जी ऑफ एफ
3 पे चेक करते हैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 ढूंढो, कितना है 4। एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 4। जी ऑफ 4, अब जी ऑफ 4 की वैल्यू ढूंढो, जी ऑफ 4 कितना है 7। तो ये भी आंसर कितना आ गया 7। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट डोमेन कितनी है 4। जी ऑफ एफ 4, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ जी एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 की वैल्यू ढूंढो, क्या है 4। एफ ऑफ 4 की वैल्यू 5 है। अब जी ऑफ 5 देखो, जी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 11 है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है डोमेन 5। हमने डोमेन पुट करनी है एफ की, या अगर जी होता है तो जी की डोमेन पुट करते, या एफ है तो एफ की डोमेन पुट कर रहे हैं। अब डोमेन में 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 बच रहा है हमारे पास। जी एफ ऑफ 5 पे चेक करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या है एफ ऑफ 5 की वैल्यू 5 है, रखो जी ऑफ 5। क्लियर है ना भाई, एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 5 रखा। जी ऑफ 5 कितना है 11 है। आंसर क्या आ गया 11। ये आपके पास आंसर आ गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। इसी में यहाँ पर मुझे चेक करके बताना किसका, एफ ऑफ जी का। ये आप मुझे खुद बताना चेक करके, ठीक है भाई। आप खुद चेक करना बेटा, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके मार्क्स आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिस मेन होती है इस टाइम, तो आप प्रैक्टिस जरूर करो, बार बार प्रैक्टिस करो। जहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको उन पे प्रैक्टिस लगाओ। नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर फंक्शन आर टू आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स दिस सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था। इन्वर्टेबल क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो, साथ में कैसा हो ऑन टू। एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 हो ऑन टू, उसको मैं इन्वर्टेबल फंक्शन बोलूंगी। उसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्टेबल फंक्शन कौन सा होगा 1 1 और ऑन टू वाला। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा वो इन्वर्टेबल होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। अब देखो इसमें 1 1 के सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 की कंडीशन मैंने बता दिया लास्ट वीडियो में, उसको देख लेना कि 1 1 को कैसे समझाया है। 1 1 चेक करना, हमने कोई भी 2 एलिमेंट लिए मैंने, x1 x2, बिलोंग करा है किससे आर से। आर क्या है डोमेन, क्योंकि दोनों आर दे रखे हैं तो हमने यह लिख दिया है कि हमने डोमेन से लिया है। डोमेन ये कोडोमेन, आर रियल नंबर है। फिर उसके बाद हमने कहा एफ ऑफ x1 जो है वो इक्वल है किसके, एफ ऑफ x2 के। फंक्शन क्या दे रखा है 4x + 3। फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ x क्या दे रखा है 4x + 3। अब x की जगह x1 रखो इसमें, तो क्या आ गया 4x1 + 3 इक्वल टू 4x2 + 3। क्लियर है। 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास 4x1 इक्वल टू 4x2। 4 से 4 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। x1 इक्वल आ चुका है किसके x2 के। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन every element of domain, codomain नहीं, every element of domain have different image in codomain, therefore it is 1 1, it is 1 1 फंक्शन। ये हमारे पास 1 1 फंक्शन हो गया है। अगर ये दोनों इक्वल ना आते, हो सकता है माइनस आ गया हो, कुछ और आ गया हो, 2 टर्म आ गई हो हमारे पास, x1 x2 आ गया और दूसरा x1 इक्वल आ रहा हो -x2 के। एक तो x1 x2 आ गया और दूसरा ऐसा आ गया हो कि x1 इक्वल है -x2, तो हम उसको 1 1 नहीं बोल सकते, तो उसको हम 1 1 नहीं बोल सकते। क्लियर है। अब दूसरी मैं बात करूं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए मैंने क्या कहा था, एफ ऑफ एक्स जो है उसको y के इक्वल रखो। एफ ऑफ एक्स के हमारे पास 4x + 3 इक्वल टू y। अच्छा ये y क्या है, बिलोंग करता है किसे r बोले तो क्या है कोडोमेन, r बोले तो कोडोमेन। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, x निकाला 3 को दूसरी तरफ लेके गई, 4x इक्वल टू y - 3। x क्या आ गया y - 3 अपॉन 4। ये बिलोंग करता है r में, बट ये r क्या है x किस में से लेते हैं हम डोमेन में से। क्लियर। तो यहां से हम कह सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग करता है किसमें कोडोमेन में, कोडोमेन फॉर एवरी y बिलोंग टू कोडोमेन। कोडोमेन बोले आ रहा है यहाँ पर कोडोमेन। देयर एग्जिस्ट
एक्स कैसा है, y माइनस 3/4 बिलोंग करता है किसमें, डोमेन में। सच दैट, किस प्रकार से बिलोंग करता है, सच दैट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखो, एफ y माइनस 3/4 फंक्शन में रख के आओ, जहाँ x है वहाँ पर y की वैल्यू, जहाँ x है वहाँ पर x की वैल्यू, y की नहीं, जहाँ पर x है वहाँ x की वैल्यू रखो। 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन में 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, y हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे हम, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, वहाँ क्या बोला था मैंने, डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की अपनी अपनी इमेज है किसमें, कोडोमेन में। यहाँ क्या बोलूंगी, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज है किसमें, डोमेन में। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव प्री इमेज इन डोमेन। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, every element of codomain has pre-image in domain. Therefore, it is onto function. कैसा हो गया, onto। अगर ये 1 है, onto है, तो ये कैसा फंक्शन बोला जाएगा, इन्वर्टेबल। Hence, it is bijective फंक्शन या इन्वर्टेबल फंक्शन, इन्वर्टेबल, बाइजेक्टिव या फिर इन्वर्टेबल। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट। अब इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सिर्फ आपने ये निकाला है, यही प्रोसेस इन्वर्स का है। इधर देखो भाई, इन्वर्स के लिए इसका जो इन्वर्स देखना है वो इधर देख लो, इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को आपने किसके इक्वल रखा, वाई के इक्वल रखा। एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल रखा, वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3। सेम वही काम करना है भाई, ये करा है ना, सेम वैसा ही करेंगे। एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 4x इक्वल टू वाई माइनस 3। एक्स आ गया आपके पास y माइनस 3 अपॉन 4, क्लियर है। यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, एफ एक्स आ गया मेरे पास क्या, y माइनस 3 अपॉन 4, क्लियर है ना। ये मेरे पास क्या आ गया, एफ इनवर्स y किसके इक्वल आया है, y माइनस 3 अपॉन 4। और अगर मैं कहूँ एफ इनवर्स x तो वो किसके इक्वल आ गया, x माइनस 3 अपॉन 4। समझ में आ गया। और फंक्शन जो इनवर्स फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, r टू r, क्योंकि हमारे पास पहले जो फंक्शन दे रखा था वो क्या दे रखा था, r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब उसका इन्वर्स करेंगे तो वो भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, r टू r। इन्वर्स में कंफ्यूज मत होना, इन्वर्स में सेम प्रोसेस चलता है जैसे आपने ऑन टू में करा है, क्लियर है ना भाई। तो ये हमने चैप्टर 1 के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें देखो मैं फिर से बता देती हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या बोले जाते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव मालूम होना चाहिए, फिर सिमेट्रिक मालूम होना चाहिए, कोई भी रिलेशन कैसे प्रूव करोगे, ट्रांजिटिव मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आपको 1 मालूम होना चाहिए, 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑन टू मालूम होना चाहिए, किसी भी फंक्शन को ऑन टू की प्रूव कैसे करते हैं। 1 ऑन टू हो गया, उसी को बाइजेक्टिव नाम देता है, बाइजेक्टिव नाम दे देता है, उसी को ही बोल देता है इन्वर्टेबल है, वर्टेबल है, उसी को ही कह देता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स फाइंड आउट करना आना चाहिए आपको। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जैसे एफ ऑफ जी हो गया या फिर जी ऑफ एफ हो गया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपको आने चाहिए, ठीक है। मोस्टली इनमें से क्वेश्चन आता है फर्स्ट चैप्टर में से, इसके अलावा इससे बाहर कुछ नहीं आता है, तो आपको ये सारे आपको अच्छे से आने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करा करो। आपको जहाँ से भी जैसे भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आप उनको बार बार प्रैक्टिस में लो। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन हाथ से निकालते जाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आता चला जाएगा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं एग्जाम में। लास्ट ईयर के एग्जाम उठा लो, पेपर उठा लो, उनको सोल्व करा करो,
क्वेश्चन जहाँ से मिल जाए, जिस भी प्रैक्टिस सेट से मिल जाए, आप उनको सोल्व करा करो कि आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर के करवा दिए, आप करके देखो, लगा के देखो, आप गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, आप कहोगे बहुत कुछ आ गया है फर्स्ट चैप्टर में से। रिफ्लेक्स सिमेट्री, बार बार के क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस मारो आप क्वेश्चनों के। ऑल द बेस्ट फॉर आप जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए। थैंक्स।